हेलो एवरीवन, वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। जिला प्रशासन कोडरमा के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में साइंस के पांचों मॉडल सेट को देख रखा है और साथ ही साथ जो इंग्लिश का चार मॉडल सेट जो दिए गए थे उसके एमसीक्यूज को हम लोगों ने देख रखा है। आज इस वीडियो में प्रोजेक्ट रेल के तहत जो जिला प्रशासन कोडरमा के द्वारा जो बनाया गया है मॉडल सेट, उसका जो मैथ का सेक्शन है उसके एमसीक्यूज को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल सेट 1 और सेट 2 को देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सेट 3, 4 जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और वहां से आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले हम सबसे पहले उपायुक्त महोदय श्री आदित्य रंजन सर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो हम लोगों को 5 मॉडल सेट प्रोवाइड कराए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, फिर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, है ना। यानी आपको प्राइम फैक्टर के रूप में, है ना, लिखना है किसको? 156 को। तो आपको क्या करना है? 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। 2 7 14, 2 8 16, है ना। तो इस तरह से आप करते जाना है ना, इस टाइप से। फिर 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 13 से 13 3 39, तो 2 गुने 2 गुने 13 गुने 3 ये हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। अच्छा, ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या हुआ बनाने के लिए? दूसरा मेथड के तौर पर आप इसको क्या कर सकते हैं? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 5 40 120, इसका कितना आ जाएगा? 120, है ना। तो ये आंसर नहीं होगा। फिर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 दूनी के 4 3 12 25 60 180, इसका 180 आएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर इसका करेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 7 56 गुने 3, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 168, ये भी आंसर नहीं होगा। तो कौन बचा? ये हुआ। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप। 2 दूनी के 4 3 12 गुने 13, 156। तो कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके उसको आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट के लिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो क्या होगा? आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? आर की वैल्यू हमेशा 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। यानी जब आप वैल्यू करेंगे, यानी b से a में डिवाइड करेंगे, a में डिवाइड करने के बाद q आ रहा है या समथिंग हो, यहाँ पे क्या है? r है। तो ये जो r की वैल्यू होगी ये हमेशा क्या होगा? b से कम होगा, सीधी सी बात है। और क्या हो सकता है? 0 हो सकता है ना। b से कम होगा और 0 भी हो सकता है। तो 0 से लेकर के b से के बीच में, है ना, 0 से लेकर के b से पहले
जो होगा वो क्या होगा, आर की वैल्यू होगी। तो क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7√5 कैसी संख्या है। 7√5 कैसी संख्या है, तो रूट के साथ में है ना, तो रूट के साथ जैसी होता है तो वो कैसी संख्या हो जाएगी, रूट के साथ है तो वो कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक है ना। क्या है, गुणनखंड जो होते हैं अभाज्य गुणनखंड वो कैसे होते हैं, अद्वितीय होते हैं। क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। ठीक है। तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है। y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, ये आपको इसमें देख करके बताना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये y बराबर किसका ग्राफ है, y बराबर px का ग्राफ है। तो आपको देखना है कि ये कितना बार x एक्सिस को कट किया है, किसको, x एक्सिस को। 1 2 और 3 बार, जितना बार कट करेगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 1 2 और 3, 3 बार काटा है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, इसमें 3 होगी। तो पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² - 15 के शून्यक हैं। x² - 15 के शून्यक हैं, तो अगर इसको फाइंड अगर आपको करना है तो क्या हो जाएगा, x² - 15 बराबर क्या होगा, 0। x² बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ±√15, यानी प्लस में भी √15 और माइनस में भी √15, यही क्या होगा, इसके शून्यक होंगे। तो छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुने बी बराबर क्या हो जाता है, c बटा a। तो c की वैल्यू इसमें कितनी है, 2, और a की वैल्यू कितनी है, 1, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2/1, यानी क्या हो जाएगा, 2, है ना। x² का जो गुणांक होता है वही a की वैल्यू होती है, और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो क्या होती है, c होती है, और ये जो 7 है वो क्या है, b की वैल्यू है। तो गुणनफल में क्या हो जाएगा, c बटा a, यानी कितना हो जाएगा, 2। तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 है, और a2x + b2y + c2 बराबर क्या है, 0 है। यदि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तो क्या होगा। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, तो जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, प्रतिच्छेदित। कैसा होता है, प्रतिच्छेदित, मतलब एक पॉइंट पर कट करेगा। तो एक पॉइंट पर अगर ग्राफ प्रतिच्छेदित होता है तो उसका हल कैसा होगा, अद्वितीय, यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक हल होगा, है ना। तो एक हल या अद्वितीय हल, तो क्या हो जाएगा, आठवां का सही आंसर अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन, x + y = 14 और x - y = 4, है ना, का हल क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या करना है, सीधे यहां पे वैल्यू दिया हुआ है 4 और 5, तो 4x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, 5। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 14 नहीं आ रहा है, इसमें पुट करके देख लेंगे। 9 और 4 को इसमें पुट करेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13, तो ये भी नहीं हो जाएगा। 9 और 5 पुट करेंगे तो 9 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं, 6 और 4 रखेंगे तो 6 4 10, नहीं होगा। तो इसका मतलब एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, और वो क्या है, 9 और 5। जब एक सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरे वाले इक्वेशन में भी, दूसरे समीकरण में भी x और y का मान रख करके देख लेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं। क्या कह रहा है कि अगर रैखिक समीकरण युग्म असंगत है
रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं क्या होंगी? तो असंगत कब होता है? जब समांतर होता है। ग्राफ कैसा होता है? समांतर होता है, तब वो क्या होगा? असंगत। और ग्राफ जब प्रतिच्छेदित या संपाती होगा तब वो क्या होगा? संगत। तो क्या पूछ रहा है? असंगत पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समांतर होगी। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी समांतर होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? तो हम या तो इसको सॉल्व करेंगे। अब जब आपको वन लाइनर बनाना है, एमसीक्यू बनाना है, तो आप सीधा सीधे देखिए, इसमें जो नंबर है उसको हटा देंगे, यानी जो भी नंबर है इसको हटा दीजिए, नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्या बचा है? एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गया? कट गया, जीरो हो गया, है ना? तो इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका भी वन को हटाइए तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। इसमें भी एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। तो एक्स स्क्वायर जब रहा ही नहीं तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी। सी में भी वन को हटाइए, 3 को हटाइए, है ना? तो क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर बराबर 2x। चलिए, तो एक्स स्क्वायर ये बचा रहेगा, तो एक्स स्क्वायर जब बचा रहेगा तो ये समीकरण होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन सी, है ना? यानी आपका जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को आप हटा दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि एक्स स्क्वायर उसमें है कि नहीं। अगर एक्स स्क्वायर बचा रहेगा तो इसका मतलब है कि वो द्विघात समीकरण है। अगर एक्स स्क्वायर बचा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है? 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है? 0 के मूल वास्तविक एवं असमान है। द्विघात समीकरण, एक मिनट, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक एवं असमान या भिन्न है तो क्या होगा? तो वास्तविक एवं भिन्न कब होगा? जब डी की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी डी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है? 0। तो विविक्तकर क्या होगा? तो विविक्तकर का फॉर्मूला क्या होता है? विविक्तकर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किस में है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विविक्त का d 0 से छोटा है तो इसमें मूल्य क्या होगा? अब d जब 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा? वो काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से एपी कौन है? निम्न में से एपी कौन है? अब निम्न में से एपी आपको देखना है, तो 2 4 8 16, 2 4 8 16। तो देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2, और 8 में से 4 घटाइएगा तो 4, तो बराबर नहीं है, ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए a2 माइनस a1 यानी -1 -1, तो क्या हो जाएगा? -2, और a3 माइनस a2 -3 -1, तो क्या हो जाएगा? -3 + 1, ये भी क्या हो जाएगा? -2, ये भी -2, तो ये दोनों क्या आ गया? -2 आ गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो एपी में है। a2 माइनस a1 बराबर अगर हो जाता है, a2 माइनस a1 अगर बराबर है किसके? a3 माइनस a2 माइनस a1 अगर बराबर है a3 माइनस a2 के, यानी सर्वांतर अगर बराबर है, इसका मतलब है कि वो एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16, 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है? प्रथम पद यानी पहला पद, तो पहला पद इसमें क्या है? 3/2, तो 3/2 होगा। चलिए, तो ये नहीं होगा ऑप्शन में, 3/2 तीनों में है। अब सार्वंतर, तो डी का मान क्या हो जाएगा? 1/2 -3/2, एक में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2/2, काटोगे तो कितना हो जाएगा? -1। तो यानी डी कितना आ गया? -1, और ए कितना आ गया? 3/2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3/2 और -1। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? कितने यानी n आपको निकालना है। तो 10 से 4 के बीच में, तो 4 के टेबल में 10 के बाद पहला संख्या कौन आता है? तो 12, 4 तिहाई 12, है ना। 10 तो आएगा नहीं, 11 आएगा नहीं, तो 4 तिहाई 12। उसके बाद 12 के बाद आएगा 16, और कहाँ तक जाएगा? 250 से जस्ट पहले क्या हो जाएगा? 250 में आप भागा करके देखिए तो कितना हो जाएगा? 4 छक 24, 4 दूनी के 8, यानी 62 बार में। तो 62 बार में कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8, 4 छक 24, तो यानी 248। तो अब क्या हो गया? अब आपका आया है, याद रखिए, 12, 16, कितना? 248। अब क्या निकालना है? एन निकालना है। तो 248 बराबर ए प्लस ए कितना है? 12, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 16 में से 12 जाएगा तो 4। 12 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4 होगा। अब 248 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 36, 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 से काटोगे 236 को तो कितना हो जाएगा? 4 पचे 20, है ना, और 4 नवा 36, 59। तो यानी एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 59। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। एक बढ़ जाएगा ना, 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। आकृति में यदि DE पैरेलल टू BC है, एक मिनट, आकृति में यहां दिया हुआ है ना, आकृति में यदि ये आकृति है, DE पैरेलल है, क्या है? BC है, तो AD का मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3, और BD का मान दिया हुआ है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5, और AE का मान हो गया x, यही निकालना है आपको, इसी का मान हो गया 1। तो याद रखिए ये क्या है? 1.5 का ये क्या है? दुगना है 3, तो 1 का ये क्या होगा? दुगना होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा? 2। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना। थेल्स पर में है कि इतना बटे इतना बराबर क्या होगा? इतना बटे इतना। तो इतना बटे इतना यानी क्या हो जाएगा? यानी अगर ऐसे बना करके दिखाए तो 1.5 बराबर क्या हो जाएगा? x/1। तो ये हो जाएगा आपका 0, 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, ऐसे भी, और ऐसे भी अगर आप देखेंगे, है ना, तो ये 1.5 का कितना है? 3 है, तो दुगना है, तो 1 का भी दुगना क्या हो जाएगा? ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है ना। ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। डी जो है वो बी सी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो ए बी सी हो गया, और डी इसका क्या है? मध्य बिंदु है। तो दूसरा क्या है? बी डी ई। तो बी डी, और इसको ऐसा कर लेते हैं ई, ये ई हो जाएगा, है ना। तो ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ए बी सी का भुजा कौन होगा? बी सी, और बी डी का भुजा कौन होगा? बी डी। तो त्रिभुजों का अनुपात क्या होता है? स्क्वायर के, है ना, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बी सी बटा बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी जो है वो बी डी का क्या है? दुगना है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 2BD बटा बी डी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब बी डी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2/1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 4:1। क्या हो जाएगा? 4:1। किसका? ए बी सी का बी डी ई के साथ, 4:1।
ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4:1। ठीक है, यदि ए बी सी में यदि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। अब जैसे ये है ना, ए सी स्क्वायर, तो यानी ए और सी कौन होगा, ये होगा सबसे बड़ी भुजा, तो 90 डिग्री कौन होगा, बी। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी यानी x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो m1 m2 का अनुपात होगा। विभाजन बिंदु जो है मध्य बिंदु है। ठीक है, तो m1 और m2 का अनुपात क्या होगा। जैसे ये मान लीजिए है, ठीक है, और ये जो है मध्य बिंदु है ना, विभाजन बिंदु कौन है, मध्य बिंदु है, तो m1 और m2 का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा, बराबर होगा 1:1। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 यानी 1, और नीचे 1 प्लस 1 यानी 0/2, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 0। ठीक है, फिर क्या है, साइन 18/cos 72। इस तरह के प्रश्न में आपको कुछ नहीं देखना है, अगर डिवाइड में है, साइन और कॉस है, और ये दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 होगी। आंख बंद करके आप 1 कर दोगे। बनाने के लिए क्या है कि पहला क्या है, ऊपर क्या है, साइन 18 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, साइन को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर डिवाइड में है, ये दोनों का जोड़ 90 है, और साइन और कॉस है ना, तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर tan a बराबर 4/3 है, tan a बराबर क्या है, 4/3, tan a बराबर 4/3, तो sin a का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, tan a बराबर 4/3, तो आपको क्या निकालना है, sin a। ठीक है, अब देखिए, तो सीधा आप इसको, 2-3 तरीका है जैसे आप बनाना चाहें, है ना। तो tan 4/3 है, तो यानी क्या है, p/b है, तो p कितना है 4 और ये कितना है 3, है ना। तो ये यानी हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 3 3 9, यानी क्या हो जाएगा, √25, √25 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर 5। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5 आ गई, एच की वैल्यू 5। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो p की वैल्यू कितनी है 4 और h की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/5। चलिए, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 4/5। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार बिंदु से क्या है, एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बहुत आसान है, h/30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, यानी h बराबर क्या हो जाएगा,
30√3, 30√3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30√3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर क्या है? 3 सेंटीमीटर है, और पी आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो क्यू पी आर का मान होगा, चलिए चलिए अब देखिए क्या है। 27 का पी क्यू आर है जिसमें क्यू क्या है? समकोण है। पी क्यू आर है जिसमें क्यू क्या है? समकोण है। तो इसमें क्यू जो है वो क्या है? समकोण है। और ये हो जाएगा पी, और ये हो गया आर, ये हो जाएगा आर। अब पी आर की वैल्यू दी हुई है 6, ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 3। पी क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है? 3, और ये क्या है? 90 डिग्री है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है क्यू पी आर, ये हो गया थीटा, ये हो जाएगा आपका थीटा। और जब ये थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बेस, ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये जब बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये ऊंचाई हो जाएगा, है ना। यानी पी आर ऊंचाई हो जाए, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण किसकी वैल्यू होती है? आधार बटे कर्ण यानी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार, आधार यानी पी क्यू बटा कर्ण यानी पी आर। तो कॉस थीटा बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 3/6 यानी 1/2। अब कॉस थीटा की किस पे वैल्यू 1/2 होती है? तो 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक वृत्त कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त में के कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त में समांतर स्पर्श रेखा 2 ही हो सकता है। कितने? 2। ठीक है, 1 मिनट इसको ध्यान ध्यान से समझिए। एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो 2 समांतर जो हो सकता है वो स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये भी स्पर्श रेखा हो सकता है, ये भी स्पर्श रेखा हो सकता है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन के अनुसार एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, है ना। तो अनंत हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनंत अनंत समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये और ये भी समांतर स्पर्श रेखा है, ये और ये भी समांतर स्पर्श रेखा है ना। ये और ये हर पॉइंट पर दो, मतलब एक वृत्त में 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं, और वो 2 समांतर रेखाएं अनेक हो सकती हैं, है ना। क्लियर है? एक वृत्त में 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं, और वो 2 समांतर रेखाएं जो होंगी वो अनेक हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी क्या है?
फिर से देखते हैं हम लोग। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है ना। तो वृत्त की त्रिज्या है, यानी ये इसका फिगर क्या है, इस तरह से, है ना। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24, ये हो जाएगा आपका 24। केंद्र से Q की दूरी, यानी ये Q है ना, केंद्र से Q की दूरी ये कितना हो जाएगा 25। अब देखो ये क्या होता है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा ऊंचाई, या फिर ये ऊंचाई और ये आधार, है ना, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो ये निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस निकालना है, तो r बराबर हो जाएगा √25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576, है ना। तो 9 6 15 और 7 4 11 √49, यानी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर होगा। क्वेश्चन को समझिए। एक हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। ये हैं PA और PB। ठीक है, इस तरह का है, ये हो जाएगा आपका PA और B। तो वो क्या है, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर क्या है, झुकी हुई है। कितने डिग्री के कोण पर, 80 डिग्री के कोण पर वो झुकी हुई है। तो POA बराबर होगा, POA बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100, यानी AOB की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, है ना। तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट से करता है, तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये भी कितना हो जाएगा 50। क्लियर है, कितना हो जाएगा 50 और 50। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है 60 डिग्री है। कोण क्या है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, और त्रिज्या क्या है 6। तो क्या हो जाएगा 60/360 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी 6 × 6। तो 6 छक 36, 6 से 1 काटिए, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। तो P डिग्री है तो क्या हो जाएगा P/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ है ना, पाई आर 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, तो ये होगा नहीं। पाई आर स्क्वायर यहाँ है, पाई आर स्क्वायर यहाँ है, लेकिन ये पाई आर स्क्वायर P/ क्या है 180 ही है। और लेकिन यहाँ पे अगर ये 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 360 ना। तो ये P/360 गुने क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी P/360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल
इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब त्रिज्याएं जो हैं वो क्या है, 8 सेंटीमीटर और कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, है ना। तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बट इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 कितना है, 8 है, और दूसरा क्या है, 6 है। तो 8 का स्क्वायर यानी 64, और दूसरा क्या है, 6 का स्क्वायर यानी 36। ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √100, यानी क्या हो जाएगा, 10। प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन रेडियस निगेटिव हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, 10। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे वाले कमरे में रखी जा सकती हो। तो यानी बांस की लंबाई के लिए क्या होगा, अगर कमरा है तो कमरा में रखने के लिए आपका क्या होगा, यानी डायगोनल निकालना होगा क्यूबॉइड का। तो 12 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो प्लस 8 का स्क्वायर। अब क्या होगा, बराबर 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। अब तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 144 प्लस 81 प्लस 64। तो 4 और 1 5, 4 9, 8 6 14 और 4 18 और 2 389। तो 389 का रूट क्या होगा, 389 का रूट कितना हो जाएगा, 17। क्या होगा, 17। ठीक है, तो 34 का सही आंसर 17 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो 22/7 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 गुने आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 है, तो 7 गुने 7, और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो 7 खत्म हो जाएगा, है ना। तो 7 7 पच्चीस 35 गुए कितना हो जाएगा, 22। तो कितना हो जाएगा, 770। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 11, 110, है ना। तो यानी 11 से 77, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। पाई आर स्क्वायर एच क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोला को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस बड़े गोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, इसको पिघला करके क्या बनाया गया, ठोस गोला बनाया गया। तीसरा, तो आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो आयतन बराबर होगा, तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई, पिघला के बनाएंगे तो ये हो जाएगा। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई तो कट गया। अब क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा,
R1³ क्या हो जाएगा, 6⁻³ प्लस 8⁻³ प्लस 10⁻³। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इतना बराबर, किसके बराबर है, R³ के बराबर। अब क्या करेंगे, सबका क्यूब करके, है ना, और फिर निकालने से अच्छा है कि सबको क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, सबका क्या कर देंगे, फैक्टर। तो कैसे करेंगे फैक्टर, 6 को करेंगे तो 2 × 3, अब ये कितना बार, 3 बार, तो क्या करेंगे 2 × 2 × 2, 1 मिनट, 2 × 3, फिर 2 × 3, 3 बार हो गया। फिर 8 को देखेंगे तो 2 × 2 × 2, तो ये 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार। ठीक है, और चलिए उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, है ना, प्लस 10⁻³ तो 2 × 5 × 2 × 5, है ना। इसको करने से भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, सीधा क्यूब करके क्या करते हैं हम लोग, आंसर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, R³ बराबर 6⁻³ प्लस 8⁻³ प्लस 10⁻³, है ना। तो 6⁻³ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216, 6 × 36 = 216। 8⁻³ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 64 × 8 यानी 512, और 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 8, 1 × 1 = 2, 5 × 2 = 7, और ये 1728। अब देखिए 1728 इसमें से किसका क्यूब हो सकता है, किसका क्यूब होगा, तो 8 का क्यूब तो होगा नहीं, है ना। फिर 4 × 16 × 64, ये भी नहीं होगा, 4 × 16 × 64 नहीं होगा, तो किसका हो जाएगा, 12 का। एक यही बचा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, तो 12 का स्क्वायर अगर करें, 12 का क्यूब करके देख लेते हैं, 12 बार हम 144 गुने 12, 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48 और 4 = 52, 12 × 1 = 12 और 5 = 17, 1728। क्लियर है, तो हम लोग ऑप्शन से मिला लेंगे इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है, 37 कह रहा है कि यदि माध्य, ठीक है, माध्य कितना दिया हुआ है, अगर माध्य बराबर 60, माध्यिका बराबर 50, तो बहुलक होगा। 1 मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्वेश्चन के साथ बनाने में ठीक रहेगा, है ना। चलिए, यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 तो बहुलक होगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप ये जो माध्यिका है ना, तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला आपको पता ही है, और उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। और आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 37 को, है ना, क्वेश्चन नंबर 37 को आप फॉर्मूला अप्लाई करके इसको बनाएंगे, है ना, और इसको बना करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप बनाएंगे और इसको बनाने के बाद फिर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैं केवल बता देता हूं, क्या हो जाएगा, 3 माध्यक यानी माध्यिका, है ना, या माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, 2 माध्य, 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को 3 माध्यक यानी 3 मीडियन, माध्यक मतलब मीडियन, तो 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, तो मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38। किस प्रकार का तोरण है ना, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो उच्च प्रकार का, से अधिक प्रकार का तोरण, और नीचे से ऊपर जाएगा तो से कम प्रकार का तोरण। तो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो से अधिक प्रकार का तोरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकता है ना, 2/, अच्छा तो ये नहीं हो सकती है, तो ये सीधे बी जो है वो प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि माइनस में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका संगीता का कितना है? 0.62, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0.62, ये किसकी जीतने की हो जाएगी? रेशमा का। तो 1 माइनस ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.38। ठीक है, 0.38, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.38, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था आपका पहला सेट का एमसीक्यू, है ना। चलिए अब दूसरे सेट के एमसीक्यू हम लोग कल देखेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सेट 2 है ना, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।